स्टूडेंट नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा नेट हैकर्स के ऑफिशियल चैनल ई कक्षा पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर आज ही हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे उन बेसिक पॉइंट्स के अंदर जो कि प्लेटो के आइडल स्टेट को आइडल बनाते हैं और किस तरह से थिंकर्स की इस सीरीज में बदलाव आया। स्टूडेंट कभी भी हम थिंकर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो एक बैकग्राउंड है पूरा फिलॉसफी का वो एटलीस्ट आपके माइंड में क्लियर हो। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियोस के अंदर भी कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया, बट प्लेटो और एरिस्टोटल को लेके इतना इन डेप्थ डिस्कशन या फिर एक पूरा का पूरा एक ओवरव्यू जरूरी होता है इन दोनों ही थिंकर्स को पढ़ने से पहले। जब हम प्लेटो को पढ़ेंगे या हम एरिस्टोटल को पढ़ेंगे या इनके बाद के जो चिंतक आएंगे उन पे डिस्कशन करेंगे तो ये जरूरी होता है कि इनके विचारों में जो समानता है, कॉमनैलिटी है, उनके ऊपर बहुत फोकस किया जाए। तो हमारा एक कॉमन आइडिया है, दैट इज द आइडिया ऑफ स्टेट। हम जब राज्य के सिद्धांत की अब तक बात करते आए तो इससे पहली वीडियो के अंदर भी आपने स्टेट से जुड़े बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन किया था, बट आज जब स्टेट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो हम कुछ थ्योरीज की बात करते हैं, कुछ विचारों की बात करते हैं। तो हम लोगों ने स्टेट के साथ हमेशा इस शब्द को सुना, लॉ क्या है, ठीक है, या फिर आप बात करेंगे जस्टिस क्या है, या फिर आप लोग बात करेंगे सॉवरेन आइडियाज क्या हैं स्टेट से रिलेटेड, ठीक है, जिसको आप संप्रभुता कहते हैं, वो क्या है। अब यहां पर आती है सिटीजनशिप, ये क्या है, ठीक है। यहां पर आता है किंग, या आप इसको गवर्नमेंट कह सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंटल फॉर्म, ठीक है। और यहां पर आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट आइडियाज में इस सारे विचारों पे जब आप चिंतन करते हैं तो आपको समझ में आता है कि विदाउट स्टेट इनमें से कोई भी आइडिया एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब इन आइडियाज के साथ भी आइडियाज जुड़ते हैं, जैसे हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पर हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है उस पर डिस्कशन होता है, ठीक है। डिप्लोमेसी क्या है इस पे डिस्कशन होता है। यहाँ पर सिटीजनशिप की जब आप बात करते हैं तो बात आती है राइट्स की, ठीक है। अब राइट्स की बात होगी तो वो राइट सिर्फ सिटीजन के नहीं है, वो राइट स्टेट के भी कुछ हैं। जस्टिस इज रिलेटेड टू सिटीजन, लॉज आर फॉर द सिटीजन्स, ये कानून लोगों के लिए होते हैं, न्याय लोगों के लिए होता है। इसी तरह से राजा की बात की जाए या बात की जाए शासन किस प्रकार का होगा, तो वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि जो राज्य में व्यवस्था है, लोग किस प्रकार के शासन में ज्यादा विश्वास रखते हैं, किस प्रकार के शासन को चलाना चाहते हैं आगे। अब जब बात सिटीजन्स की हो गई, इन सारे पॉइंट्स की हो गई, जस्टिस की हो गई, सब चीजों की हो गई, तो प्लेटो जैसे चिंतक मानते हैं कि हर फंक्शन अपना सही ढंग से काम कर सके। देखिए, अगर मैं एक राज्य को मान के चलूं और मैं किसी भी राज्य को आज स्थापित करूं, वहां पे एक सिस्टम बनाऊं जो कि न्याय पर आधारित हो, जस्टिस पर आधारित हो, एक सिस्टम बनाऊं जो लॉ को फॉलो करे, ठीक है, कानून को, निधियों को बनाए, एक सिस्टम हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है जिसके अंडर ये सब कुछ आता है, एक सिस्टम है जो कि फॉरेन पॉलिसी से डील कर रहा है डिप्लोमेसी से, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, ये बात करता है राज्य की संप्रभुता की। एक सिस्टम है जो कि सिटीजनशिप को संभाल रहा है, ठीक है, लोक प्रशासन आप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, और किंग या फिर गवर्नमेंट अपने आप में एक सिस्टम है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर अगर हम इन सिस्टम्स को बड़े तौर पर देखें तो ये अलग अलग है, बट अगर सीधे तौर पर हम समझें इनको तो हम किंग और इसको एक जगह रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हम बाकी चीजों को रिलेट कर देते हैं। हमारी सॉवरेनिटी की जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को हम स्टेट से अलग ले सकते हैं कि ये एक अलग फील्ड है, बाकी सब तो आपस में जुड़ा ही हुआ है। एग्जैक्टली यही पॉइंट प्लेटो ने अपने समय में रखा। उन्होंने कहा कि हर एक सिस्टम जो स्टेट में मौजूद है, स्टेट के लिए मौजूद है, उसका बने रहना बहुत जरूरी है और उसकी ग्रोथ बहुत जरूरी है, इम्प्योरिटीज को निकालना बहुत जरूरी है। अब अगर आप बड़े तौर पर देखें तो हर एक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई शीर्ष पर बैठा हुआ है और उन सब लोगों के शीर्ष के ऊपर भी एक इंसान है जिसका नाम है किंग। तो जो वर्चू है, जो नॉलेज है, वो इंपॉर्टेंस है स्टेट के अंदर, उसकी इंपॉर्टेंस है सोक्रेटिस के लिए या प्लेटो के लिए। तो अब किंग जो होगा, जो राजा जो होगा, ठीक है, वही हर चीज अपना फंक्शन ठीक से करे, इसके ऊपर फोकस करेगा। तो ऐसे में किंग के लिए क्या जरूरी है, उसकी एजुकेशन जरूरी है। इन शॉर्ट, सिटीजनशिप जो है, सिटीजन्स ही तो आगे चल के आर्मी में जाएंगे, आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स करेंगे, आगे चल के लॉ बनाएंगे या जस्टिस को फॉलो करेंगे। तो इनके लिए भी क्या जरूरी है, एक अच्छी एजुकेशन जरूरी है, ठीक है। राइट्स की बात कौन करेगा, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास नॉलेज है, वही तो राइट्स की बात करेगा।
आप अगर शहरों में देखें या फिर गाँव में देखें तो इन दोनों जगहों पे रहने वाले लोगों में या राइट्स की डिमांड में बहुत फर्क होता है। गांव में बैठ के कोई नहीं कहता कि मेरा फंडामेंटल राइट ये है वो है, जबकि शहरों में ऐसा होता है। हाल फिलहाल में बहुत सारी फिल्में भी आई पब्लिक अवेयरनेस के लिए, राइट्स को लेके, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेके इस तरह की बातें उठी। तो यहाँ पर भी प्लेटो ने उस समय में यही बात की थी। उन्होंने कहा था जो जस्टिस का आइडिया है, जो लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज हैं, वो सब लोगों की एजुकेशन पे, उनकी नॉलेज पे डिपेंड करती हैं। तो इसलिए कहा गया नॉलेज इटसेल्फ वर्चू, ज्ञान जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सा आपका गुण है। अगर आप ज्ञानी नहीं है तो बाकी सारी चीजें रखी रह जाती हैं। ज्ञान की जो उपलब्धि है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको दी गई है। इसलिए जो आइडिया है जस्टिस का, प्लेटो का, वो एक्चुअली में आइडिया ऑफ नॉलेज ही है। तो ये वर्ड आप कई बार सुनते हैं, बहुत सारी बुक्स जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज या आइडिया ऑफ नॉलेज। तो आइडिया ऑफ नॉलेज बेसिकली यही है कि नॉलेज इज अ वर्चू, ठीक है। ज्ञान जो है अपने आप में गुण है, और इस गुण की वजह से ही आप बाकी सारी चीजों को, चाहे वो सही है या गलत है, आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो इस थ्योरी का बेस हम यहां से शुरू करते हैं। प्लेटो की जो मेन आइडियाज हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं या कह रहे हैं। अब इससे पहले वाली वीडियोस में जब हमने डिस्कस किया था प्लेटो ने किस तरह से सिटीजनशिप को डिफाइन किया, या किस तरह से उन्होंने कम्युनिज्म की बात की, रेवोल्यूशनरी जो आइडियाज की वो बात करते हैं। यहाँ पे प्लेटो का जस्टिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है इस थ्योरी को समझने के लिए। न्याय के सिद्धांत पे जब हम बात करते हैं, डिस्कशन हमारा होता है न्याय है कहाँ, न्याय का ओरिजिन कहाँ है, तो उस समय बहुत सारी अलग अलग हमें डिस्कशंस मिलती हैं, डिबेट्स मिलती हैं। तो सुकरात एक समय गुलकान के साथ आ रहे होते हैं और उनको रास्ते में थ्रेसीमार्कस मिलते हैं, पॉलीमार्कस, और पॉलीमार्कस कहते हैं कि आप मेरे साथ घर चलिए, मेरे पिता कैफलस आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। और सुकरात इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, वो उनके घर जाते हैं, कैफलस से मिलते हैं। उस समय थ्रेसीमार्कस वहां पर हैं, गुलकान तो साथ में ही है, पॉलीमार्कस, कैफलस, सब अपने अपने विचार रखते हैं। सेलेलिस वहां पर है, सब अपने विचार रखते हैं न्याय को लेके। तो सुकरात बोलते हैं कैफलस से कि तुम क्या इस बारे में सोचते हो। तो कैफलस बेसिकली एक ऐसा आइडिया रखते हैं, वो कहते हैं सोसाइटी में जो न्याय का सिद्धांत है, जो जस्टिस की एक्चुअल वैल्यू है, वो इसी चीज पे बेस्ड है कि जो आपको समाज से मिला है आप उसको रिटर्न कर दें, ठीक है। जो भी आपको समाज दे रहा है आप उसको सही मायने में रिटर्न कर दें उस समाज को। दिस इज आपका एक अच्छा आचरण जो है स्टेट की तरफ, दिस इज एक्चुअली अ जस्टिस, ठीक है। तो इस विचार पे सुक्रेटिस अपने विचार रखते हैं, इस विचार को सही नहीं मानते हैं पूर्ण तौर पर। वो कहते हैं कि भाई तुम समृद्ध हो, अपने बुढ़ापे की अवस्था में हो, सब कुछ पा चुके हो जिंदगी से, तभी तुम ऐसा सिद्धांत रख रहे हो, और तुम वापस क्या दोगे समाज को। उसके बाद यहीं पर पॉलीमार्कस अपने विचार रखते हैं। तो पॉलीमार्कस भी कहते हैं कि बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा, यही विचार है। तो इस पे सोक्रेट बोलते हैं, सोक्रेटिस कहते हैं कि बुरे के साथ बुरा हो सकता है न्याय, पर अच्छे के साथ अगर अच्छा होगा तो न्याय की मतलब ही क्या रह गया भाई। दो अलग लोगों के लिए न्याय की दो अलग परिभाषा नहीं हो सकती। न्याय तो एक ही प्रकार का हो सकता है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसको डिलीवर करना, उसका जस्टिस करना ही न्याय है, ठीक है। इस तरह से थ्रेसीमार्कस अपने विचार रखते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि शक्ति का शासन होना चाहिए, शक्तिशाली जो व्यक्ति है उसका शासन होना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है। तो इसको भी विचार को काटा जाता है। गुलकान अपना विचार रखते हैं, तो गुलकान के भी विचार कुछ इसी तरह से मिले जुले से नजर आते हैं, ऑल्दो थ्रेसीमार्कस के विचारों से काफी ज्यादा भेद नजर आता है। तो उस समय में जो विचारों का भेद ये आया अलग अलग, उसने जो जस्टिस का आइडिया था उसको डेवलप करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और फाइनली जब रिपब्लिका लिखी जाती है, रिपब्लिका के अंदर ये विचार, ये डिस्कशन जो इनका हुआ, इनको हम थोड़ा बड़े तौर पर अभी डिस्कस करेंगे आगे प्लेटो के अंदर। तो यहां पर इन आइडियाज से जो पॉइंट्स आए उसमें प्लेटो ने यही मेंशन किया कि जो नॉलेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जस्टिस को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए नॉलेज को विजडम के तौर पर कहते हैं नॉलेज इज अ विजडम। जब विजडम होगा लोगों के पास, संवेदनशीलता होगी चीजों को लेके, तभी वो जस्टिस को अचीव कर सकते हैं। विदाउट दैट देयर इज नो चांस टू अचीव अ जस्टिस। तो इसी पॉइंट को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट्स पे कंफ्यूज होंगे, बट अगर आपने लास्ट वीडियो को देखा है और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, और वन बाय वन स्टेप टू अनदर स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार इस सर्कल को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बिल्कुल केंद्र में रखा राज्य को, स्टेट को हमने बीच में रखा। हिंदी वाले बच्चे इस सर्कल को हिंदी में बना सकते हैं। यहां आप लिखेंगे कानून, यहां आप लिखेंगे न्याय, यहां आप लिखेंगे संप्रभुता, यहां पर आप लिखेंगे नागरिक,
ठीक है, यहाँ पे राजा या सरकार किस प्रकार की होगी और यहाँ पर संविधान क्या है हम वो रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सर्कल में। सबसे पहले बिल्कुल हमारे केंद्र में है, जहां राज्य होगा वहां प्रजा भी होगी। ठीक है, राज्य होगा तो प्रजा वहां पर होगी ही होगी, प्रजा से ही राज्य बनता है, मिट्टी के ढेर या ईंटों से राज्य नहीं बनता। जहां प्रजा है वहीं राज्य है, प्लेटो भी ऐसा ही कहते हैं, क्योंकि उनके ऑर्गेनिक स्टेट में, उनके प्राकृतिक राज्य के निर्माण में सबसे पहले प्रजा ही है। कैसे था ये राज्य का निर्माण? पहले व्यक्ति आया था, फिर परिवार आया, परिवार के बाद समाज आया और समाज के बाद राज्य आया। ठीक है, तो ये सिटीजनशिप जो है वही समाज की बात हो रही है। ठीक है, ये कैसा होगा प्लेटो इसको समझा के जाते हैं। 3 प्रकार की सिटीजनशिप की बात की करके गए थे, 3 क्लासेस बना के गए थे। सबसे लोएस्ट जो था उसको कॉपर क्लास बोलते हैं। ठीक है, उससे ऊपर आती है सिल्वर और उससे ऊपर आती है गोल्ड क्लास। गोल्ड क्लास में आते हैं फिलोसफर, दार्शनिक लोग। ठीक है, फिलोसफर किंग आता है, दार्शनिक राजा आता है। उसके बाद सिल्वर क्लास में आती है आर्मी सोल्जर्स, जिसको आप लोग सेना बोलते हैं। थर्ड क्लास जो है एपेटाइट वर्ग है, बेसिकली ऐसे लोग जो क्राफ्ट्समैन, आर्टिशियंस जो हैं, ठीक है, म्यूजिशियन जो हैं, और इस तरह के लोग जो समाज में सिर्फ एक भरण पोषण का जो सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हैं, जिसमें मार्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, व्यापारी वर्ग जो है, ये सब इस क्लास के अंदर आता है। तो 3 क्लासेस में बांट देते हैं अपने राज्य में जो नागरिकता है उसको। ठीक है, और इस नागरिकता के आधार पर ही कुछ चीजें बोलते हैं। कहते हैं जब नागरिक बटे हैं, वो किस आधार पर बटे हैं? उनकी नॉलेज के आधार पर, उनकी ड्यूटी क्या असाइन हुई है उनको। अब ड्यूटी कैसे असाइन हुई है इसको समझना है, तो समझना किसको पड़ेगा? एजुकेशन को। आपको एजुकेशन कैसी मिली है? तो क्या बोलते हैं कि 6 साल की उम्र तक तो आप बाल अवस्था में हैं, खेलो कूदो ऐश करो। 6 से लेके 20 साल की अवस्था, ठीक है, या 18 साल, कई जगह पर इसको वर्णित किया जाता है कि 18 साल का समय, ये आप 20 ही मान के चलिए, बिकॉज हम 18 के बाद मिलिट्री ट्रेनिंग जो मान के चलते हैं, तो ये वो समय होगा जब आप बेसिक चीजों को सीखेंगे। मैथमेटिक्स क्या है, फिलॉसफी क्या है, नॉलेज ये वो फलाना ढिमकाना, जो चीजें बेसिक सोसाइटी के अंदर हैं उनको सीखेंगे। आर्मी ट्रेनिंग के गो थ्रू होते हैं। फिर 20 से 35 वर्ष तक आप क्या सीखते हैं? आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, बट वो भी टाइम इनफ नहीं माना जाता। उसके बाद आगे की और फर्दर स्टडी है, आप डायलेक्टिकल्स को पढ़ते हैं, आप दृढ़नात्मक पद्धति को पढ़ते हैं, जो फिलॉसफी है, जो नॉलेज है, लिटरेचर है, कल्चर है, उसको इन डेप्थ जाके आप बहुत बड़े तौर पर पढ़ते हैं। उसके बाद आप क्या बनते हैं? आप आते हैं गोल्ड क्लास में, प्लेटो की, जो कि फिलोसफर है, दार्शनिक की क्लास है। अगर आप आर्मी ट्रेनिंग से गए, आप आर्मी में शामिल हो गए, तो आप सिल्वर क्लास में आ गए, और बाकी आपने अगर कोई और वर्क चुना है तो आप थर्ड क्लास में आ गए। अब यहां से शुरुआत होती है कुछ और विचारों पे संदर्भ में जाने की। जैसे कि आप प्लेटो को पढ़ चुके हैं, हमने कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन किया था। पहले हमने समझा था कि प्लेटो साम्यवाद का सिद्धांत देके जाते हैं, प्लेटो रेवोल्यूशन की भी बात करके जाते हैं, कम्युनिज्म की बात करके जाते हैं, फिलोसफर किंग और आर्मी के लिए कुछ अलग से रूल बना के जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ और विचार के पॉइंट हैं, जैसे कि आइडल स्टेट का जो विचार है, यहाँ पर फिलोसफर किंग जो है, दार्शनिक राजा का विचार, प्लेटो का एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया माना जाता है। प्लेटो जब दार्शनिक राजा की रचना करते हैं, अब रचना की मैं इसलिए बात कर रहा हूं बिकॉज प्लेटो ने प्रैक्टिकली भी इसको अप्लाई करने की कोशिश की थी। हम थ्योरी जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कब ऐसा हुआ। प्लेटो ने प्रैक्टिकली एक राजा को दार्शनिक बनाने की कोशिश की थी अपने समय में, बट अनफॉर्चुनेटली वो फेल हुए। ठीक है, बाद में उनको बंदी भी बना लिया गया, गुलाम बना दिया गया, बेच दिया गया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो रही प्लेटो की उसको डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट से मिडिवल एरा को लेते हुए मॉडर्न एरा को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो यहां तक का आइडिया सबको क्लियर है। अब इससे आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं। राज्य अभी भी हमारा सेंटर में ही रहेगा, बाकी पॉइंट्स को हम अलग करेंगे, और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि किस तरह से जो राजनीतिक चिंतक नए दौर में आए उनके अंदर बदलाव कैसे आ गया। अब प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी को जब हमने समझा, तो हमने ये समझा कि पूरा फोकस जो है वो राज्य के ऊपर है, परंतु राज्य है कैसा? आइडियल स्टेट है। ठीक है, कैसा है? आइडियल स्टेट है। ठीक है, अब ये आइडियल स्टेट तो है, ठीक है, परंतु इसके साथ प्लेटो किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं? नॉलेज के ऊपर। ठीक है, नॉलेज ही विजडम है, ज्ञान के ऊपर फोकस करके चलते हैं इस आइडियल स्टेट में। अब आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के लिए कहा जाता है दैट ही इज अ थिंकर ऑफ प्रैक्टिकलिटी, वास्तविकता में विश्वास रखने वाले एक राजनीतिक चिंतक थे। एरिस्टोटल जिस प्रकार के राजनीतिक
समय में अपनी बातों को रखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। वो समय ऐसा था जब इस प्रकार के राजनीतिक विचारों या इस प्रकार के संदर्भ में बहुत कुछ नहीं बोला जाता था। अरिस्टोटल सिकंदर अलेक्जेंडर के टीचर भी रहे, उसको सिखाने की भी कोशिश करी, ऑल्दो उसको बना नहीं पाए उस सर का राजा, पर कोशिश जरूर करके आए थे। ठीक है, तो अरिस्टोटल जब प्लेटो को पढ़ते हैं, प्लेटो के शिष्य हैं, प्लेटो की एकेडमी में पढ़ के आए हैं और प्लेटो के साथ एक बहुत लंबा समय बिताया है अरिस्टोटल ने। ऐसा कहा जाता है जब एकेडमिया में एडमिशन लेने आए थे तो अरिस्टोटल का मैथ बहुत वीक था, तो इस चीज को लेते हुए लगा था कि उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, पर उनकी फिलोसफिकल नॉलेज और उनका जो ज्ञान था उसको देखते हुए उनको एडमिशन दिया गया। एरिस्टोटल ने लगभग 20 साल का समय एकेडमिया में बिताया, जहां उन्होंने प्लेटो को पढ़ा, समझा, उनके विचारों को समझा और उनके विचारों को संदर्भ में लेते हुए कुछ नए पॉइंट्स को आगे रखा। इन्होंने कहा प्लेटो जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, हर एक पॉइंट बिल्कुल सही है, परंतु द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि सारी चीजें प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। इनको अगर आप सही तौर में वास्तविकता में अप्लाई करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं इंडिया से अमेरिका गया, ठीक है, मैं उड़ के गया। प्लेटो ने अपनी बात रखी कि भाई मैं इंडिया से अमेरिका गया और उड़ के गया, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। अब एरिस्टोटल ने इस बात को इस तरह से रखा, एरिस्टोटल ने कहा कि मैं इंडिया से अमेरिका गया, जहाज में बैठ के उड़ के गया, तो दिस इज प्रैक्टिकली करेक्ट। ठीक है, जब आप जहाज में जा रहे हो तो उस पर कोई भी विश्वास करेगा कि हाँ भाई आप जहाज में बैठ के उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। बट अगर इस स्टोरी में से जहाज निकाल दिया जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है। तो अरिस्टोटल ने वही काम किया, जो एक आदर्श राज्य, जो एक आइडल स्टेट प्लेटो बना के गए थे, उसको इन्होंने कहा उटोपियन है, काल्पनिक राज्य है, मैं इसको वास्तविकता में लाना चाहता हूं। इन शॉर्ट जो क्रिटिसिज्म हो रही है प्लेटो की, मैं उसको रिड्यूस करना चाहता हूं, घटाना चाहता हूं। तो जहां जहां प्रैक्टिकली चीजें अप्लाइड थी उसकी बात की। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज कॉल्ड फिलोसफर किंग। दार्शनिक राजा की बात करते हैं। दार्शनिक राजा कैसा है? दार्शनिक राजा वो राजा है जिसने 50 साल तक बहुत गहन अध्ययन करा है समाज का, समाज में होने वाली घटनाओं का, साइंस की भी नॉलेज है, प्रैक्टिकलिटी की भी नॉलेज है, फिलॉसफी की भी नॉलेज है, सब कुछ आता है इस राजा को। इन शॉर्ट इसका आदेश, इसकी बातें कभी गलत ही नहीं हो सकती। जो इसने कह दिया बिल्कुल सही है। ये हर प्रकार के परिवेश, हर प्रकार के समाज को समझता है राज्य के अंदर। क्यों? क्योंकि ये दार्शनिक है, इसने बहुत पढ़ाई करी है। परंतु ये राजा जब बना, इसको राजा बनाया गया, तो जिस प्रकार से इसको शक्तियां दी गई, जिस प्रकार की पावर इसके पास है, क्योंकि ये गलत तो है ही नहीं। तो अरिस्टोटल ने क्या कहा कि आपका राजा जो है क्या है? ये तो निरंकुश है, टोटलिटेरियन है, एब्सोल्यूट है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, इसका तो जो मन करेगा ये वो करने वाला राजा है। तो निरंकुश राजा का शासन कैसा होगा? अराजकता लेके आएगा। क्या लेके आएगा? अराजकता लेके आएगा, एनार्की क्रिएट कर देगा। ठीक है, इट क्रिएट्स एनार्की इन द सोसाइटी बिकॉज आवर किंग इज टोटलिटेरियन किंग। ठीक है, तो इस एनार्की को खत्म करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि इसको कुछ बाउंडेशंस में डाला जाए। अब फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट जो है, इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनटू पॉलिटिकल फिलॉसफी। थिंकर्स ने जब फिलोसफर किंग को पढ़ा तो उन्होंने इसको फासिज्म से कंपेयर किया और कहा कि प्लेटो इज द फर्स्ट फासिस्ट, पहले फांसीवादी हैं प्लेटो, क्योंकि जिस प्रकार का राजा वो बना रहे हैं वो फासिज्म से ही पैदा हो सकता है। अब यहां पर फिलोसफर किंग को जब प्लेटो अपने विचारों में रखते हैं तो उसको अच्छा क्यों मानते हैं? उनको लगता है कि इसको दार्शनिकता की वजह से हर चीज की नॉलेज है, ये हर कंडीशन को जज कर सकता है, समझ सकता है और जो बेस्ट सोल्यूशन है उसको सामने रख सकता है, उसके थ्रू कंडीशन के गो थ्रू होके उसको सॉल्व कर सकता है। बट जो क्रिटिसिज्म हुई प्लेटो की, ना सिर्फ एरिस्टोटल और थिंकर्स ने भी की, तो उन्होंने कहा कि जो इस प्रकार का राजा है वो पहली तो संपूर्णतावादी है, एब्सोल्यूट है वो, तो उसको रोका नहीं जा सकता। दूसरा, जो फिलोसफर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रूढ़िवादी फिलोसफर, एक होते हैं एडजस्टेबल फिलोसफर। तो जो रूढ़िवादी फिलोसफर हैं वो समाज में बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, मैं ज्ञानी हूं, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी थोड़ी हो। ठीक है, तो एक पुरानी कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना। तो वो ज्ञानी व्यक्ति किसी की सुनेगा ही नहीं, उसको लगेगा जो मैं कह रहा हूं इट इज करेक्ट, बाकी सब गलत है। अगर उसको ये पता है कि सूरज रात में निकलता है, ठीक है, अगर उसने कहीं ये पढ़ा है तो वो यही बोलेगा कि जी सूरज रात में ही निकलता है, दिन में नहीं निकलता।
ठीक है ना। और तारे जमीन के नीचे होते हैं, ना कि हमें ऊपर दिखते हैं, क्योंकि उसने ऐसा पढ़ा है, ही इज अ फिलोसफर। तो इसलिए वो रूढ़िवादी हो सकता है बहुत ज्यादा। तो ऐसे व्यक्ति का शासन करना तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। दूसरा फिलोसफर जो है, दूसरे टाइप का फिलोसफर, वो परगेशन में है, वो सब पढ़ के सब समझ के उन चीजों से ऊपर उठ चुका है, उसको किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। आप उसको वस्त्रहीन करके जंगल में छोड़ा हो, वहां पर खुश है। वो कहेगा कि ठीक है, क्या रखा है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, क्या रखा है भौतिकवाद में, क्या रखा है एप्पल के आईफोन में, ठीक है, सब बेकार है, सबको फेंको और जंगलों में चलो। तो इस प्रकार का व्यक्ति भी शासन नहीं कर सकता। तो अगर आप किंग को फिलोसफर चूज करते हैं और उसको सत्ता पे बैठाते हैं, अगर वो रूढ़िवादी है तो भी शासन खराब है, और अगर वो रूढ़िवादी ना हो के थोड़ा सा इस तरह का है कि भैया जो हो रहा है देखा जाएगा, तो भी शासन बर्बाद है, वो तो राज्य को किसी के हाथ में भी सौंप के चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राज्य का चल पाना नामुमकिन है, ऐसा कुछ थिंकर मानते हैं प्लेटो के स्टेट पे। बट एरिस्टोटल जब अपने विचार रखते हैं तो मैंने जैसा कहा प्रैक्टिकलिटी में लेके आते हैं चीजों को, और किंग का जो काम है इसको बाउंड कर देते हैं विद द यू नो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को लाके इस काम को बिल्कुल इजी कर देते हैं। कहते हैं आप किंग अपने मर्जी से काम कर सकता है, परंतु वो मर्जी किससे बाउंडेड होगी, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, आज भी आप जब संविधान को देखते हैं, अगर आप कंडीशंस को देख के चलें, अगर आज आपके राज्य से या आपके स्टेट से या आपके देश से कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल दिया जाए, तो जो सत्ता में बैठे हैं वही सर्वे सर्वा हो जाएंगे, उनको कोई हटा ही नहीं सकता है। नोबडी कैन से कि आप इलेक्शन कराओ या कुछ और कराओ, ठीक है, परंतु इलेक्शन कराने पड़ते हैं, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, देयर इज अ प्रोसीजर। ठीक है, तो उस तरह की चीजें कॉन्स्टिट्यूशन से आई, तो इसलिए कोई भी आज पूरी तरह से टोटलिटेरियन नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ा आइडिया था जिसकी क्रिटिसिज्म उस समय में हुई। मैं एक दूसरे आइडिया के ऊपर चलता हूं जो कि अरिस्टोटल ने एक बड़े तौर पर क्रिटिसाइज किया था। ऑल्दो इन चीजों को हम जब थिंकर्स को पढ़ेंगे तो इन डेप्थ ये डिस्कशन में आएगा, बट क्रिटिसिज्म को जोड़ के आगे बढ़ना इज अ गुड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरी क्रिटिसिज्म आई जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी वाले कॉन्सेप्ट पे आई। फैमिली और प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू पे जहां प्लेटो ये मान के चलते हैं कि कम्युनिज्म, साम्यवाद की जरूरत है फॉर द किंग एंड फॉर द आर्मी, वहीं एरिस्टोटल इन दोनों पॉइंट्स पे प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हैं। कहते हैं कि भाई जो परिवार है व्यक्ति का, वो अटैचमेंट होता है किसी भी जगह के साथ। उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपके पूरे परिवार को अमेरिका ले जाके छोड़ दूं या लंदन ले जाके छोड़ दूं, ठीक है, और आपको पता चले कि लंदन पे अटैक होना है या अमेरिका पे अटैक होना है, तो यू डेफिनेटली कंसर्न अबाउट इट कि भाई मेरी फैमिली वहां पर है, मेरी नेटिविटी वहां पर है, मैं वहां से बिलोंग करता हूं, मेरा परिवार वहां पर रहता है। ठीक है, तो फैमिली इज अ सोर्स ऑफ सेल्फ अटैचमेंट। ठीक है, तो वो बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट, आपकी इमोशनल जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करती है फैमिली, परिवार उसको फुलफिल करता है। प्लेटो मानता था कि ये सारी नीड्स जो हैं आपको बाउंड करती है, बांध देती है। फैमिली, आपका परिवार, बीवी बच्चे, ये आपको बांधते हैं। ठीक है, जबकि एरिस्टोटल बोलता है कि ये बंधन सही है, इट इज करेक्ट। आप इंसान है तो इंसान की तरह जियो ना। ठीक है, आप क्यों एक सोल्जर को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वो नहीं रह सकता परिवार के बिना और इन सब चीजों के बिना। अगर ऐसा होगा तो जानवर हो जाएगा। जब उसके पास कोई वैल्यू नहीं होगी इमोशनल, तो वो स्टेट के लिए भी इमोशनल वैल्यू खत्म हो जाएगी उसकी। पेट्रोटिज्म उसके अंदर से खत्म हो जाएगा, बिकॉज द सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म इज ऑलवेज कनेक्टेड विद योर नेटिविटी, योर प्लेस, जहां पे आपने जन्म लिया, जहां आपका परिवार, आपका कुल कुटुंब रहता है। ठीक है, सेकंड आती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज अ सेंस ऑफ सेल्फ अचीवमेंट। मैं आपको 100 करोड़ रुपए दे दूं पर आपके पास कोई घर ना हो, कोई गाड़ी ना हो, कोई पोजीशन ना हो, आप रोड पे घूम रहे हो, तो उस प्रॉपर्टी का क्या फायदा है? ठीक है, प्रॉपर्टी इज अ सेंस ऑफ सेल्फ अचीवमेंट। मैंने ये कोट खरीदा, मैंने ये घड़ी खरीदी, मैंने ये पेन खरीदा, दिस बिलोंग्स टू मी, माई कार, माई होम, दिस इज अ सेंस ऑफ सेल्फ अचीवमेंट। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करा, अपने परिवार के लिए घर बना दिया, प्रॉपर्टी बना दी, गाड़ियां खरीद दी, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर दिया। तो दिस प्रॉपर्टीज, दिस पोजेशन इज अ सेंस ऑफ सेल्फ अचीवमेंट। कुछ पाने का, जो कुछ अचीव करने का एक सेंस है वो होता है। अगर आप किंग को और सोल्जर को वो नहीं दोगे तो वो किस पर्पस के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों अपनी पूरी लाइफ वो डिवोट कर रहे हैं टुवर्ड्स दी स्टेट, क्यों एक
सैनिक पूरी जिंदगी लड़ता रहेगा राज्य के लिए, जब उसके पास खुद का ही कुछ नहीं होगा तो दिस इज अ वन इंपॉर्टेंट सेंस जिस पे फोकस करते हैं। आप जब आज पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, तो क्या कॉलेज आपको कोई पत्थर या कुछ ऐसा देता है? क्या नहीं, एक छोटा सा पेपर देता है। दैट पीस ऑफ पेपर इज अ सेंस ऑफ सेल्फ अचीवमेंट। आप उसको हाथ में लेके फोटो खिंचवाते हैं, दैट डिग्री इन फ्रंट ऑफ यू, तो दिस इज अ सेंस ऑफ सेल्फ अचीवमेंट। तो एरिस्टोटल इसको भी क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं दिस इज द वन थिंग यू नीड टू फोकस। तो ये कुछ बेसिक आइडियाज थे जिसके ऊपर ये बात करते हैं। अब मैं रेवोल्यूशनरी आइडियाज में आगे बढ़ता हूं और स्टेट के कॉन्सेप्ट पे हम कुछ और थिंकर्स के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जब हम उस चेन को स्टार्ट करते हैं जहां से आप बात करते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स की, तो बेसिकली ये मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स के जो आइडिया हैं वो प्लेटो और एरिस्टोटल के विचारों से ही जुड़े नजर आपको आते हैं। जब इन थिंकर्स ने बात की थी राज्य की, स्टेट की कॉन्सेप्शंस पे डिस्कशन किया था, तो हमने इसी बात को समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से प्लेटो और एरिस्टोटल ने अपने समय में स्टेट पे इतना फोकस किया। अब प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद जो चेन स्टार्ट होती है, यहाँ आते हैं हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। हम बात करते हैं मैकियावेली की, हॉब्स की, लॉक की और रूसो की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैकियावेली की और हम इस चेन को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम अभी थिंकर्स को इन डेप्थ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन का डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि जब हम इनको वन बाय वन पढ़ें तो एक पिक्चर हमारे दिमाग में पहले से क्लियर हो कि थिंकर्स किन आइडियाज को फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैकियावेली की। मैकियावेली उस दौर के चिंतक हैं जब मिडिवल एरा जो है मध्यकालीन युग की समाप्ति होती है और उसके बाद मॉडर्न एरा आता है। तो कुछ थिंकर्स ने कहा दैट ही इज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, पर कुछ थिंकर्स का मानना था कि मैकियावेली क्योंकि उस मिडिवल एरा के लास्ट में आए जब वो खत्म होने वाला था, तो हम थॉमस हॉब्स को पहला थिंकर मान के चलेंगे। तो कुछ थिंकर्स ने कहा कि थॉमस हॉब्स इज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, पर इसके बीच में वो थिंकर भी आए, वो चिंतक भी आए जिनके आइडियाज को थॉमस हॉब्स ने फॉलो किया, जैसे कि जीन बुडीन। तो कुछ चिंतक मानते हैं कि जीन बुडीन इज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, बट हम अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी थ्योरीज के हिसाब से मैकियावेली को फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर मानते हुए ही डिस्कस करेंगे आगे पॉइंट्स को। तो स्टूडेंट, स्टेट की जब बात आई, अब स्टेट उस एक एरिया का नाम है, उस एक चीज का नाम है जिसको ये थिंकर सेंटर में लेके डिस्कशन करते हैं। प्लेटो और एरिस्टोटल जिन चीजों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वो चीजें कितनी अच्छी हो पाई उनके समय में और क्या क्या बदलाव आए, उसका तो कोई एविडेंस ऐसा मिलता नहीं है। बिकॉज हमें ये समझना जरूरी है कि जब हम थिंकर्स की बात करते हैं, हम इनके विचारों को रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो ये कह रहे थे कि वो उस टाइम पे हो रहा था, अभी तो ये चाहते थे कि ऐसा हो। तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, सिर्फ इनके कॉन्सेप्शंस, इनकी कल्पनाएं थी कि ऐसा होना चाहिए। उन्हीं कल्पनाओं को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम मैकियावेली के दौर में आते हैं। और मैकियावेली राज दरबार में एक छोटे से कार्यरत के ऊपर, एक छोटे से राज दरबारी के तौर पर काम करते हैं। मेडिची फैमिली का उस समय राज था फ्लोरेंस के अंदर, इटली में। तो ये फ्लोरेंस का इतिहास पढ़ते हैं, उसके इतिहास को समझते हैं। अगर आप फ्लोरेंस कभी जाएं इटली या उसके बारे में पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा राज्य है जो फूलों की घाटी के तौर पर भी जाना जाता है। जगह जगह फूल है, बहुत सुंदर है, और एक विचारक के तौर पर, एक थॉट प्रोसेस के लिए एक बहुत पीसफुल जगह है ये। और ये पूरा ग्रीस का जो बेल्ट है जहाँ से सारे चिंतक आते हैं, वो जोग्राफिकली भी बहुत सुंदर है, प्राकृतिक तौर पर बहुत ऐसी जगह है जो आपके विचारों को बढ़ाएगी, मानव सभ्यता के बारे में सोचने पे फोकस करेगी। तो मैकियावेली जब इन विचारों को रखते हैं तो कहते हैं, मैं उस फ्लोरेंस की बात करता हूँ जो बहुत समृद्ध है, धनी है, अच्छा है, बड़ा है, और वो फ्लोरेंस आज के टाइम पे पूरा तरह से बर्बाद हो चुका है। कोई सामाजिक रिस्पेक्ट नहीं है, कोई सामाजिक इज्जत नहीं है। मैं उसको वापस लाना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि मैं उस राज्य को वापस लाना चाहता हूँ, और उस अचीवमेंट के लिए, वो राज्य मिल सके वापस, उसके लिए सहारा लेते हैं किंग का। क्या कहते हैं, स्टेट को अच्छा बनाने के लिए राजा अच्छा होना चाहिए, किंग मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग। तो क्या कहते हैं, प्रिंस नाम की किताब लिखते हैं और बोलते हैं, he must be clever like a fox, चालाक हो, चतुर हो लोमड़ी की तरह, और strong like a king, जो शेर है उसकी तरह मजबूत हो। ठीक है, तो उसका सहारा लेते हुए राज्य के निर्माण करते हैं, और इस राज्य निर्माण में किंग को इतना चतुर बनाते हैं, इतना सक्षम बनाते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें यहाँ पर याद आ जाता है। क्या बोलते हैं कि he must be a cold blooded किस सेंस में,
कि उसको अगर अपने इच्छा पूर्ति, अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी है तो उसके लिए उसको कुछ भी सही गलत नहीं देखना है। देयर इज नो राइट रॉन्ग फॉर द किंग, देयर इज नो गुड बैड फॉर द किंग, देयर इज नो मॉरल इमोरल फॉर द किंग। कुछ सही गलत नहीं होगा, कुछ अच्छा बुरा नहीं होगा, कुछ नैतिक अनैतिक नहीं होगा। उसके राज्य, उसके शासन को चलाने के लिए वो जो कुछ भी करे वो बिल्कुल सही वही होगा। कहते हैं धर्म को नहीं मानेगा किंग, परंतु उसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, इनके ये सारे कथन सुन के शेक्सपियर भी इनको क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं देखो ये बूढ़ा कुसट मैकियावेली शैतान को दिया दिखाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार का एक मजबूत कठोर राजा बनाने की कोशिश करते हैं कि लिटरेचर में भी इनकी क्रिटिसिज्म होने लग जाती है इस बात पे। बट ऐसा करते क्यों हैं? क्या पर्पस था किंग को ऐसा कोल्ड ब्लडेड बनाने का? पर्पस ये था कि मैकियावेली जब तर्क रखते हैं तो वो कहते हैं मानव स्वभाव की जो कमियां हैं, ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ह्यूमन नेचर को क्रिटिसाइज करते हैं, ब्रूटल, नेस्टी, पुअर, कावर्ड, इस तरह की बातें करते हैं। कहते हैं सेल्फिश है इंसान, सेल्फ कॉन्सेंट्रिक है, इगोइस्टिक है, ठीक है, लालच से भरा हुआ है, फुल ऑफ ग्रीड, हमेशा पाना चाहता है जितना है, कभी उससे संतुष्ट नहीं होता। ठीक है, हर वक्त इसको और शक्ति और ताकत बढ़ानी है, इसीलिए आपस में लड़ते रहते हैं, कभी एकजुटता में नहीं रह पाते। और कहते हैं कि राज्य के अंदर जब तक शासन बहुत मजबूत ना हो, किंग बहुत मजबूत ना हो, जब तक वो राज्य को नहीं संभाल पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि किंग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंदरूनी संबंधों में भी अपनी चतुराई, अपनी समझदारी, अपने बौद्धिक ज्ञान का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, उसके पास ये आर्ट, ये कला होनी चाहिए इस तरह की। ठीक है, अपने समय में जो चर्चेस हैं, जो गॉडेस रूल हैं, भगवान, देवीय शक्तियां, इन सबको क्रिटिसाइज करते हैं। कहते हैं इन सब चीजों के बीच में मोरालिटी, नैतिकता और जो कानून है, जो किंग है, इसके बीच में फर्क होना चाहिए। उस फर्क को क्रिएट करते हैं और एक फाइनल स्टेट को क्रिएट करते हैं। अब फर्क यहाँ पर इतना आता है प्लेटो और एरिस्टोटल, जहां पर स्टेट को उस सब फंक्शंस के साथ ठीक करना चाहते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, कि फंक्शन के साथ ठीक करना चाहते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि सिर्फ एक सेंटर पॉइंट जो राजा है उसको ठीक कर दो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, और उसको ठीक करने की वजह भी बता के जाते हैं। अगर इतना नेगेटिव हुए हैं ह्यूमन नेचर पे तो वो भी बता के जाते हैं। अब इस विचारधारा को जब आगे बढ़ाया जाता है थिंकर्स के द्वारा, और थॉमस हॉब्स जो है इस विचारधारा का हिस्सा बनते हैं, तो यहां से आता है एक बहुत बड़ा बदलाव। और वो बदलाव आता है इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ, सामाजिक संविदा सिद्धांत। क्या कहते हैं अपने सिद्धांत के अंदर? बात करते हैं ओरिजिन की, शुरुआत की बात करते हैं। अब देखिए, स्टेट यहां पर भी वही है जो प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम था, स्टेट यहां पर भी वही है जो मैकियावेली के समय था, परंतु फर्क इतना आ जाएगा कि जिस तरह से प्लेटो और एरिस्टोटल ने शुरुआती तौर पर समझाया था कि राज्य कैसे आया, ये उसी चीज को समझाएंगे, परंतु मानव स्वभाव को आधार मान के समझाएंगे। जहां पर यहां तक प्लेटो और एरिस्टोटल तक ये एक प्राकृतिक घटना थी, यहां पर ये घटना ऐसी थी जो प्राकृतिक तो थी, परंतु इस घटना के ऊपर प्रभाव पड़ा मनुष्य के स्वभाव का, ह्यूमन नेचर इफेक्ट अलॉट दिस डेवलपमेंट। इसको समझते हैं। प्लेटो एरिस्टोटल ने क्या कहा था, जिस चेन की बात की थी, क्या चेन थी हमारी यहाँ पर? इंडिविजुअल आया, इंडिविजुअल से फैमिली आई, फैमिली से सोसाइटी आई, ठीक है, सोसाइटी से आया स्टेट। इसने, प्लेटो ने कहा कि इस चेन में इंडिविजुअल का सबसे बड़ा रूप है स्टेट। एरिस्टोटल क्या कहते हैं, जब ये चेन बन जाती है, जब इंडिविजुअल टू स्टेट आप पहुंच जाते हो तो इंडिविजुअल की वैल्यू खत्म हो जाती है, स्टेट इज प्रियर देन इंडिविजुअल। राज्य व्यक्ति से पहले आता है, ठीक है, जबकि प्लेटो ने कहा था कि व्यक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप राज्य है। एरिस्टोटल ने कहा कि राज्य व्यक्ति से पहले आता है, ठीक है ना। ये एक ऑर्गेनिक उसमें नहीं बता रहे हैं, परंतु कहते हैं प्रायोरिटी। स्टीव जॉब ने एप्पल्स को बनाया, पर जब एप्पल बन गया तो क्या हुआ, जहां लगा स्टीव जॉब ठीक काम नहीं कर रहे, निकाल दिया बाहर, ठीक है। तो जब स्टेट बन जाता है तो इंडिविजुअल की वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये इन्होंने समझाया, परंतु अब यहाँ पर जब हॉब्स इस पूरे प्रकरण को, पूरी घटना को समझा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, पहले व्यक्ति आया, फिर परिवार आया, फिर समाज आया, और इस समाज ने समझौता किया। क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि थॉमस हॉब के स्टेट में सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है?
कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट है, समझौते का रिजल्ट है सोसाइटी का बनना। सोसाइटी ने समझौता किया और स्टेट हमारे सामने आ गया, राज्य हमारे सामने अवतरित हो गया। ठीक है, फर्क आ गया, थोड़ा सा समझ में आई पॉइंट कि सोसाइटी ने एक समझौता किया और उस समझौते के फलस्वरूप राज्य हमारे सामने आया। ठीक है, अगर सोसाइटी समझौता नहीं करती तो शायद स्टेट अभी नहीं बन पाता। ठीक है, बिकॉज जिस तरह की पावर ट्रांसफर हुई वो समझौते के चलते आई। अब थॉमस हॉब्स के इस राज्य के बनने में जो पूरा प्रकरण रहा उसको बड़े तौर पर समझते हैं और तीनों थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं ह्यूमन नेचर को लेके, मानव स्वभाव को लेके। एक तरफ मानव स्वभाव मैकियावेली जिस तरह समझाते हैं, थॉमस हॉब्स उसी तरह की बातें करते हैं। कहते हैं मी एंड फेयर वर बॉर्न टुगेदर, मेरा और डर का जन्म एक साथ हुआ। ये ऐसा समय है जब खून खराब है, अराजकता फैली हुई है, मारकाट फैली हुई है हर जगह, और इस समय मैंने जन्म लिया है। इस समय मानव अपने स्वभाव के चरम क्रूरता के ऊपर है, खूनी स्वभाव है उसका, वो जान लेना चाहता है लोगों की, अपनी शक्ति अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी करना चाहता है। और यही मानव स्वभाव का सबसे अभिन्न हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसके नेचर का, दैट इज द क्रुएलिटी, दैट इज द ब्रुटैलिटी। ठीक है, जो ये सेल्फिशनेस है उसके अंदर की, तो पावर को पाने की जो इच्छा है वो ये है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हम इस कंडीशन की, दिस कंडीशन, फोकस कीजिएगा, ये अवस्था जब आप अकेले हैं, आप अभी राज्य नहीं बना है, राज्य बनना बहुत देर बाद है, तो अभी आप कहां पर हैं? अब मैं कह सकता हूं जंगल में हैं। ठीक है, फॉरेस्ट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, और इस जंगल में क्या है आपके ऊपर? कुछ नहीं है, खुला आसमान है। ठीक है, आप जंगल में अकेले विचर रहे हैं, जैसे कोई एनिमल रहता है, पशु रहता है, जिस तरह से कोई, आप इसी तरह से रहते हैं। और बाकी भी जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं वो व्यक्ति सब आजाद हैं, अकेले अकेले घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके ऊपर कोई आपका मालिक नहीं है, कोई आपके ऊपर कोई संप्रभु नहीं है, सॉवरेन नहीं है आपके ऊपर, यू आर इंडिविजुअली फ्री। ठीक है, और क्योंकि आप इंडिविजुअली फ्री हैं, आपके पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, तो शासन किसका होगा? शक्ति का ही होगा इस समय में। जिसकी लाठी उसी की भैंस, उसी के अधिकार है, उसी को जीने का अधिकार है, सब कुछ उसी के पास है। तो क्योंकि ये ऐसा समय है, अब आप संबंधों में आए, आपने परिवार बना लिया। ठीक है, अब परिवार जब बन गया तो क्योंकि आप जैसे परिवार और भी थे, इंडिविजुअल और भी थे, तो कोई एक आ गया और उसने आके क्या करा? आपके सारे पोजीशन जो भी आपने इकट्ठा किया था वो सब छीन लिया, बीवी बच्चों को उठा के ले गया। तो कैसी सिचुएशन है? अनार्की सिचुएशन है, अराजकता है। और ऐसा उस व्यक्ति ने क्यों किया? क्योंकि वो आपसे ज्यादा ताकतवर था। तो इस तरह की बहुत सारी मूवीज भी बनी है। एपोकैलिप्टो नाम की एक मूवी थी, आई थिंक, जिसको ऑस्कर मिला था। ठीक है, तो इस तरह की मूवीज में इसी तरह की ट्राइबल वॉर्स को दिखाया गया है। वो समय जब अराजकता थी, कोई कानून नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी। ठीक है, उस समय की बात हो रही है। तो इस अराजकता में हो क्या रहा है? क्योंकि मनुष्य पूरी तरह से जो है अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी खुद की शक्ति क्षमताओं पर आधारित है। ये वो समय है, उस समय की बात हो रही है। अब इस समय से वे कहते हैं कि जब फैमिली बन गई, इस तरह की चीजें आई, समय धीरे धीरे और आगे बढ़ा, लोग जुड़ने लगे। अब वो छोटे छोटे लोग जो 4-5 लोग मिलके रहते थे, अब वो बड़े बड़े परिवार बन गए। उन परिवारों से बहुत बड़े बड़े कुटुंब या कस्बे बन गए, लोग साथ में हजारों लोग इकट्ठे होकर रहने लगे। अब समस्याएं सामने आने लगी और समस्या अराजकता की ही थी। जो भी कुछ आप इकट्ठा करें उसकी कोई सेफ्टी नहीं, कोई भी छीन के ले जाएगा। ठीक है, आपके परिवार की, आपके पोजीशंस की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? जिसकी लाठी उसी की भैंस, जैसा कि मैंने कहा, आप अगर फिजिकली बहुत पावरफुल हैं तो आपके लिए सब कुछ है, नहीं है तो नहीं। आप जब हम राइट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, अधिकारों की बात करेंगे, तब थॉमस हॉब्स को दोबारा डिस्कस करेंगे। अब थॉमस हॉब्स कई बार और डिस्कस करेंगे, लगातार ये डिस्कस होते रहेंगे पूरी फिलॉसफी में। तो इस तरह का शासन है। अब यहां पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब क्योंकि कोई किसी को भी मार रहा है, कोई किसी को भी लूट रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि हम सब मिलके साथ में रहेंगे, परंतु कोई किसी की जान नहीं लेगा। ठीक है, अगर कोई अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ कौन काम करेगा, न्याय कौन देगा, वो सब चीजें हम डिसाइड करने का जो राइट है वो एक सॉवरेन को, एक संप्रभु को ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहां से राइट में ट्रांसफर हुआ क्या? बेसिकली ट्रांसफर ये चीज हुई कि अब किसी भी प्रकार का जो न्याय होगा राज्य के अंदर, वो ये संप्रभु करेगा। और ये संप्रभु है कौन? थॉमस हॉब्स जन्म देते हैं लविएथन को। लविएथन का मतलब होता है बेसिकली सी मॉन्स्टर, राक्षस। और राक्षस
कहने की वजह ये नहीं है कि वो नेगेटिव सेंस में इसको प्रेजेंट करते हैं, परंतु मतलब ये है कि आप जिस प्रकार का भी क्रूरता देख सकते हैं, अगर राज्य के खिलाफ कुछ हो तो वो ये कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि राज्य के खिलाफ जाता है, राज्य के नियमों के खिलाफ जाता है, कानूनों के खिलाफ जाता है, तो ये लेविएथन उसके लिए बहुत ज्यादा टफ जो है डिसीजन ले सकता है ऐसी कंडीशन में। अब कहा जाता है कि आपका जो राइट टू लाइफ है वो आप डिवोट कर देते हैं इस सॉवरेन को, आप उसको दे देते हैं, उसके समर्पित कर देते हैं। आपका राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, आप सब कुछ उसको दे सकते हैं। और इससे होता क्या है, अगर मान लीजिए मुझे कोई हार्म होता है तो मैं, जिसने मुझे हार्म किया है, मैं उसके खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा, बल्कि सरकार लेगी, कानून लेगा। आज की डेट में अगर मॉडर्न सिस्टम्स को आप देखें, मॉडर्न स्टेट को आप देखें, तो होता क्या है, अगर आपको मान लीजिए कोई हानि पहुंचाए तो आप खुद उस पर अटैक नहीं करेंगे, दिस इज इलीगल, बिकॉज आपकी और उसकी दोनों की लाइफ की प्रोटेक्शन स्टेट करता है। तो आप पुलिस के खिलाफ, पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस कानून के पास जाएगी, और फिर एक पूरी चेन यहाँ पर स्टार्ट होती है। तो इसी प्रकार की चेन की वो बात करते हैं। तो वो कहते हैं जो स्टेट सामने आया वो इस तरह से सामने आया, परंतु क्योंकि राज्य बहुत मजबूत है, शक्तिशाली है, तो उसके सामने व्यक्ति की कोई ज्यादा अहमियत नहीं है, उसके सामने उस कानून की, उस शासन की, उस प्रणाली की अहमियत है जिसने उसको क्रिएट किया है। तो कहते हैं जो स्टेट है ये बहुत टफ डिसीजन ले सकता है टू मेंटेन द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनल थिंग्स एज वेल। तो ऐसी कंडीशन में थॉमस हॉब्स का राज्य एक तरह से संपूर्णतावादी राज्य हो जाता है, टोटलिटेरियन स्टेट बन जाता है। तो यहाँ पर जो थिंकर्स की क्लास आई जिन्होंने थॉमस हॉब्स को पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि पहले व्यक्ति पे स्टार्ट हुए, ठीक है, इंडिविजुअल्स थे, व्यक्ति की बात कर रहे थे, और लास्ट में टोटलिटेरियन हो गए, पूरी तरह से संपूर्णतावादी हो गए। व्यक्तिवादी से संपूर्णतावाद का जो है पूरा का पूरा रास्ता थॉमस हॉब्स ने तय कर लिया टू डिफाइन द मॉडर्न स्टेट। तो मॉडर्न स्टेट के फंक्शंस को समझा के जाते हैं थॉमस हॉब्स इस तरह से। हाँ, रेवोल्यूशन की गुंजाइश ये भी रखते हैं, इनके स्टेट में भी रेवोल्यूशन हो सकता है। किस कंडीशन में हो सकता है, जब स्टेट अपना काम ठीक से ना करे, उस कंडीशन में रेवोल्यूशन किया जा सकता है यहाँ पर भी। अब थॉमस हॉब्स को ही फॉलो करते हुए सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक और थिंकर जुड़ते हैं, नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक जब इस कड़ी से जुड़ते हैं तो जिस प्रकार के परिवेश से, जिस प्रकार के हालातों से ये आए हैं, इन्होंने मनुष्य स्वभाव में बहुत सारी पॉजिटिविटीज को ऑब्जर्व किया है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन इनके सामने हुआ। ग्लोरियस रेवोल्यूशन से संदर्भ लेते हुए कहते हैं कि मैंने देखा कि किस प्रकार से एक मैत्रीपूर्ण समझौते से शासन को स्थापित किया गया, कोई खून खराबा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और ये मनुष्य स्वभाव का सबसे मुख्य अंग है। मैं मानता हूं कि ये नैतिकता जो हमारे स्वभाव में है, मिलके रहने की जो इच्छा है, कॉपरेशन जो है, दिस इज द पॉजिटिविटी ऑफ ह्यूमन नेचर, मैं इसकी बात करूंगा और इसके आधार पे ही मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझाता हूं। अब फर्क देखिएगा, जब बात हुई थी इंडिविजुअल की, नेचुरल कंडीशंस की, नेचुरल अवस्था की, प्राकृतिक दशा की, जहां पर ये व्यक्ति रह रहा था जंगल में, उस समय को जहां पे थॉमस हॉब्स क्रिटिसाइज करते हैं ह्यूमन नेचर से, जॉन लॉक कहते हैं इट वाज गुड, कंडीशन बेटर थी, आप अच्छे से रह रहे थे, आपको स्टेट की जरूरत नहीं थी। आपने स्टेट को जब बनाया तो उसके पीछे दो पर्पस थे, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट आपने किए। आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट जो था, इट वाज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया, जो कि थॉमस हॉब्स भी कराते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपने डिसाइड किया कि सब मिलके रहेंगे। क्यों मिलके रहेंगे? क्योंकि थॉमस हॉब्स के स्टेट में तो कंडीशन बहुत खराब थी, स्टेट से बनने से पहले की कंडीशन अनार्किस्ट थी, बट इनके स्टेट बनने से पहले की कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन ऐसी थी जो बेटर थी, बट उसको वो ग्रेड करना चाहते थे लॉक। तो कहते हैं कि उस कंडीशन में भी लोग आराम से रह रहे थे, मिलजुल के रह रहे थे, सब कुछ ठीक था, परंतु कुछ कमियां थी। जैसे कि अगर कोई क्राइम हो, कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे, तो उसका सोल्यूशन कौन करेगा, किसको सजा कौन देगा और कितनी सजा देगा, न्याय किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो। तो कहते हैं इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट वाज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि हम साथ मिलके रहेंगे, नैतिकता से रहेंगे, एकता से रहेंगे। एंड द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा समझौता हुआ, दैट वाज अ पॉलिटिकल, राजनीतिक समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि एक सरकार बनाई जाएगी जो आपके ऊपर शासन करेगी, जो आपके राज्य को संभालेगी। तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट करके जाते हैं जॉन लॉक। और साथ ही इंडिविजुअलिज्म पे, व्यक्तिवाद के ऊपर बहुत फोकस करते हैं।
व्यक्तिवाद आधारित है लिबरल थ्योरी के ऊपर, लिबरलिज्म की बात करके जाते हैं। लेजिस्फेयर का जो कॉन्सेप्ट है व्यक्ति को आजादी, व्यक्ति को राज्य से ऊपर बढ़ के आजादी देके जाते हैं। कहते हैं कि हर इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ लाइफ है, पैदा होने का अधिकार है, ठीक है, जीने का अधिकार है, उसकी जिंदगी पे सिर्फ उसी का अधिकार है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, घूमने फिरने का कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तीसरा है राइट टू प्रॉपर्टी, धन संपदा जो भी आप इकट्ठा करें अपनी मेहनत से वो आपकी है, उसे कोई छीन नहीं सकता। तो इस प्रकार के अधिकार देके व्यक्ति को बहुत मजबूत करके जाते हैं। जिस प्रकार के शासन बनाते हैं, सत्ता कमजोर हो जाती है, व्यक्ति मजबूत हो जाता है इनके समय में। इसके बाद आते हैं रूजो भी इसी प्रकार के विचारों पे बात करते हैं। फर्क इतना आता है कि रूजो मानव स्वभाव में और पॉजिटिविटी लेके आते हैं और कहते हैं मानव एक आजाद पंछी की तरह घूमता है, कोई रोक टोक नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। परंतु समय के साथ साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द एक्सपीरियंसेस, एम्पिरिकल जो थॉट्स एरिया रहते हैं, एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस आप बोलते हैं, मतलब आपने कुछ किया, अनुभव से कुछ सीखा आपने, ठीक है, तो अनुभववाद के थ्रू आप धीरे धीरे आपका माइंड डेवलप होता रहा। समय के साथ साथ आप चतुर बनते रहे। प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसकी बात अरिस्टोटल ने की थी, इसकी बात दोबारा दोहराते हैं, कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई और सब बर्बाद हो गया। लोगों को समझ में आ गया कि मेरा क्या है, तेरा क्या है, कौन ज्यादा पोजीशन रखता है, जिसके पास ज्यादा पोजेशन है, ज्यादा प्रॉपर्टी है वो अमीर, जिसके पास कम है वो गरीब। समाज में रिसोर्सेज बढ़ गए, अराजकता अपने चरम पे पहुंच गई। यहां से समझाते हैं कि किस तरह से स्टेट जो है बना। कहते हैं जब इतना कुछ हुआ तो फाइनली ओरिजिन हुआ जनरल विल का, ठीक है, सामान्य इच्छा का। तीन प्रकार की इच्छाओं की बात करते हैं। एक्चुअल विल जो व्यक्ति की इच्छा है, जो कि ग्रेडीनेस से भरी हुई है, सेल्फिशनेस से भरी हुई है। फिर कहते हैं रियल विल जो कि एक सामान्य इच्छा है, सबको मजबूरी में माननी पड़ती है, ठीक है, जो ग्रेडी व्यक्ति है उसको भी माननी पड़ती है, जो नहीं है उसको भी माननी पड़ती है। और इन सब की जब रियल विल मिलती है तो जनरल विल आती है, सामान्य इच्छा, जिसका रिजल्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट का बनना। तो इस तरह से राज्य को ये बना के जाते हैं। अब यहाँ पर फर्क इतना आ गया कि जब ये दो थिंकर राज्य की बात कर रहे थे तो ये बात कर रहे थे अलग अलग फंक्शंस की। इनकी पूरी फिलॉसफी, पूरी थ्योरी उस फंक्शंस के ऊपर बेस्ड थी। जब मैकियावेली आए तो राज्य बना कैसे रहे उसके ऊपर बात करके गए। परंतु ये तीनों चिंतक राज्य अस्तित्व में कैसे आया और आज कहाँ है और कल कहाँ तक रह सकता है, उन तीनों चीजों को अपनी एक थ्योरी विच इज नोन एज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये इस तरह से प्रेजेंट करके जाते हैं। अब इसके बाद जो चिंतकों की एक श्रेणी आती है, मैं उदाहरण लूंगा बेंथम का। बेंथम एक ऐसे राजनीतिक चिंतक हैं जो अपने समय में उस एक थ्योरी का जिक्र करके जाते हैं जो यूके के अंदर बेसिकली इंग्लैंड के थॉट प्रोसेस में, उनके फिलोसफिकल प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। दैट इज अ थ्योरी ऑफ हेडोनिज्म, सुखवादी सिद्धांत, हेडोनिस्टिक आइडिया। जो सुख दे वो सही है, ठीक है, जो आपको खुशी दे रहा है वो बिल्कुल सही है, जो आपको खुशी नहीं दे सकता, चाहे वो अपार धन हो, वो बेकार है, वो व्यर्थ है, ठीक है। अगर नोट जला के आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो इट इज गुड, ठीक है। तो ये हेडोनिज्म जो थी वो यूके की, इंग्लैंड की जो मेन कोर पॉलिटिकल फिलॉसफी थी उसका हिस्सा हुआ करती थी, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट जिसपे थॉमस हॉब्स ने अपना विचार रखा था, उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के ऊपर दो तरह के जो है संप्रभु होते हैं, दो सॉवरेंस होते हैं। वन इज लव एंड सेकंड इज अवर्जन, एक प्यार और एक घृणा। उसी कॉन्सेप्ट को ये आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, प्लेजर एंड पेन, यू ऑलवेज डोमिनेटेड बाय द प्लेजर एंड पेन। आपका हर काम, आपका हर कार्य उससे मिलने वाले प्लेजर या पेन के ऊपर डिपेंड होता है। जहां प्लेजर है उसको आप करना चाहेंगे, बार बार करना चाहेंगे, जहां पेन है आप उस कार्य को कभी नहीं करना चाहेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को ये बढ़ाते हैं आगे और यूटिलिटेरियन आइडिया, यूटिलरिज्म की जो है नींव रखते हैं। यूटिलिटेरिज्म जो है बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है जिसको आप लोग हिंदी में उपयोगितावाद या उपयोगितावाद का सिद्धांत के तौर पर जानते हैं। जो उपयोगी है वो होगा, जो उपयोगी नहीं है वो नहीं होगा। हाँ, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज जरूर होंगे यूटिलिटेरिज्म में और मटेरियलिज्म में। मटेरियलिज्म बेसिकली भौतिकवाद का मतलब है, यहाँ पर उपयोगितावाद की बात हो रही है, तो हम उपयोगितावाद की बात करेंगे, ठीक है। क्या उपयोगी है आपके लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। भौतिकवाद भी हमारी एक थ्योरी है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम यूटिलिटिज्म के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये जब सिद्धांत अपने रखते हैं, अपना पूरा आइडिया रखते हैं, तो स्टेट ओरिजिन से लेके एग्जिस्टेंस तक जो है उसको जरूरतों के हिसाब से आधारित करते हैं।
अब ये आइडिया जब आगे बढ़ते रहेंगे तो कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स के बाद वाले चिंतकों में भी जो मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं, सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, इन विचारों का जो एक बेस है वो आपको नजर आएगा कि किस तरह से यूटिलिटरिज्म ट्रांसफॉर्म हो गई इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव्स की तरफ।